हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SVS फैमिली पर स्वागत है। हमने कल स्फेरिकल सेल किया था जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, और नेक्स्ट जो है वो कंडक्टिंग सेल था। नेक्स्ट जो है नॉन कंडक्टिंग सेल पे हम निकालेंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जिसका हमें पता चले कि शब्दों का या वर्डों का हेर फेर होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर आपके पास स्फेरिकल सेल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक होलो स्फीयर है, मेटालिक होलो स्फीयर है, जिसे हम स्फेरिकल सेल बोलते हैं। सेल हमेशा होलो को बोला जाता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं स्फेरिकल सेल। ये क्या होगा? होलो स्फीयर होगा। अगर आपके पास लिखा है कि होलो स्फीयर बताइए या स्फेरिकल सेल बताइए, तो दोनों ही कंडीशन सेम है, वो दोनों ही मेटालिक बॉडी होगी। इसके बाद आता है कंडक्टिंग स्फीयर। इसके बाद आता है कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर मतलब कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सेल नहीं है ये। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मतलब ये सॉलिड है, अंदर से होलो नहीं है। तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका भी कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। ठीक है, तो जब भी ये केस आए आपके पास, मेटालिक स्फीयर होगा ये भी। इन दोनों में जो केस बनेंगे सेम बनेंगे, चाहे स्फेरिकल सेल आए, होलो स्फीयर आए या कंडक्टिंग स्फीयर आए, तो आपका सेम ही केस बनेगा। इसके बाद आता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि चाहे मान लीजिए प्लास्टिक का स्फीयर है इंसुलेटिंग, तो ये सॉलिड है। ठीक है, तो अभी हम इसका नेक्स्ट केस इसी का करेंगे। इसके अंदर जो चार्ज होंगे वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज होते हैं, वैसे ही ये सॉलिड के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखिए, हमने एक चीज़ यूज़ की थी EDS। ये DS जो है इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये DS जो है ये सरफेस है किसका? इस स्फीयर का। ये क्या यूज़ होता है यहाँ पर? सरफेस। सरफेस कौन सा सरफेस लेते हैं? ये गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन सा स्फीयर लेते हैं? गॉसियन सरफेस। और ये क्या होता है? ये चार्ज होता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको समझनी थी। और एरिया जो लेते हैं हम, एरिया 4πr स्क्वायर लेते हैं। वो एक स्फीयर का एरिया लेते हैं, सरफेस एरिया। एरिया एक केस में सरफेस यूज करते हैं। लेकिन जब हम सॉलिड पे आएंगे तो सॉलिड के अंदर हम क्या करेंगे? सॉलिड के अंदर हम वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि वो एक वॉल्यूम, क्योंकि चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो उसके केस में हम वॉल्यूम लेंगे। तो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ये मान लीजिए आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर है ये। ठीक है, इस
इसमें 3 केस बनाएंगे। एक तो हम केस बनाएंगे इसके बाहर कोई पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट हमने इसके बाहर माना P। एक बनाएंगे बाद में यहाँ पर कोई पॉइंट, मान लीजिए सेंटर है ये P डैश, ठीक है। यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी, वो डिस्टेंस है कितनी R, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, कैपिटल R। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, कैपिटल R। तो 3 केस बनेंगे इसमें भी। फर्स्ट बनेगा एट एक्सटर्नल पॉइंट, सेकंड केस बनेगा ऑन स्फीयर, थर्ड केस बनेगा इंटरनल पॉइंट, थर्ड केस बनेगा इंटरनल पॉइंट। थर्ड केस जो होगा इंटरनल पॉइंट होगा। केस वैसे ही होंगे, लेकिन अब की बार क्या होगा, जो आप इसको चार्ज दोगे, यूनिफॉर्मली चार्ज दोगे, डिस्ट्रीब्यूट दोगे चार्ज। देखिए चार्ज देना, ठीक है, का मतलब है कि यूनिफॉर्मली हमने इसको चार्ज दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो चार्ज होगा वो इस फॉर्म में होगा। अभी बताया था मैंने कि तरबूज के अंदर जैसे बीज एम्बेडेड होंगे वैसे ही ये इसके अंदर आपका आएगा। अब आता है कि फाई क्या होगा, EDS कोस थीटा। सबसे पहले हम एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट मैंने वही मान लिया कि ये सरफेस माना, और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये एरिया वेक्टर है, और ये एरिया माना मैंने DS। तो ये क्या होगा कि आपका EDS कोस थीटा आपका बनेगा यहाँ से, ठीक है। और थीटा यहाँ से कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा यहाँ से कितना होगा, 0 डिग्री। तो थीटा 0 है तो ये कितना हो गया, EDS। मैं लिख सकता हूँ ना Q/ε0, ठीक है। चार्ज मान लीजिए इसके अंदर कितना है, Q है, तो Q/ε0 लिख सकता हूँ। E को मैं बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पर E को बाहर निकाला तो Q/ε0। और DS या आप DA मान सकते हो, तो DS कितना होगा इस केस में, 4πr², 4πr², क्योंकि ये भी हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया है। मैं नोट्स में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आपको लिखना है उसके अंदर। तो गॉसियन सरफेस ड्रा किया है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, E 4πr² इक्वल टू Q/ε0, E इक्वल टू Q/ε0 4πr²। इसको लिख सकते हैं Q/4πε0 r²। तो E की वैल्यू आ गई Q/4πε0 r²। तो ये हमारी कंडीशन आ गई। जब हमारी पहला केस क्या था, ये कि एक्सटर्नल पॉइंट, पहले केस में R इज़ ग्रेटर देन जो सरफेस स्फीयर की रेडियस है उससे, ठीक है, कंडीशन है। तो क्या ये ऐसा नहीं हो रहा, एक बात बताइए, ये जो बिहेवियर है ये शो नहीं कर रहा, जो एक पॉइंट चार्ज में बिहेवियर शो करता था वैसा ही, क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा कि पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी बाहर की तरफ ऐसे, वही इस केस में निकल रही है? तो मतलब ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, इसके सेंटर पे तो नहीं रखा हमने, लेकिन बिहेवियर ऐसा नहीं है कि इसके सेंटर पे जब हमने किसी चार्ज को प्लेस किया तो हमारी वैल्यू जो आ रही थी यही सेम आ रही थी। तो वही कंडीशन इसके अंदर आ गई। तो हम कह सकते हैं कि स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर नॉन कंडक्टिंग में जो बिहेवियर होता है वो एक पॉइंट, अगर कोई पॉइंट चार्ज हम सेंटर पर रख दें वैसा ही इसका बिहेवियर होगा। लेकिन यहाँ पर सेंटर पर नहीं है, इसके पूरे वॉल्यूम पे है इसका जो चार्ज आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आप नोट कर लीजिए इसे। देखिए अब एक बात बताइए, इसके अंदर क्योंकि इसमें वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे हम।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे तो वॉल्यूम डिनोट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से, रो इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसी स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो किसी भी सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो ये आ गया हमारा चार्ज। अगर मैं चार्ज की वैल्यू पुट कर दूं इसी में इक्वेशन में, E इक्वल टू रो 4/3 पाई ये, क्योंकि ये वॉल्यूम इसका लेना है हमें, तो ये ध्यान रखना आपको, आर कैपिटल लेनी है, आर क्यूब अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो हमारे पास वैल्यू जो बची रो आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो और इसे इक्वेशन सेकंड बोल दो एक बार के लिए, तो ये तो हो गया हमारा, जब एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमारे दो केस बने, एक तो ये आया है, दूसरा अगर हम वॉल्यूम डेंसिटी के केस में लेते हैं तो हमारा केस आया ये कि रो आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब अगला जो आता है इंटरनल पॉइंट है एक, और एक ऑन सरफेस। अगर ऑन सरफेस, अगर इस सरफेस पे कोई पॉइंट होगा तो इसका मतलब R इक्वल टू आर, ठीक है। और हमारी जो दो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, जो इक्वेशन जो दो आई थी हमारी, वो आई थी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आई थी, दूसरी इक्वेशन आई थी रो आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यही था। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करता हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या बनेगा, ई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, ऑन स्फीयर ये, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, अगर स्फीयर पे है तो ये आर इक्वल हो जाएगा रो आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसी जगह मैं आर ही रख दूंगा, तो ये कैंसिल आउट। तो ये हो गया आपका, एक मिनट एक गलती हो गई, जो हमारी इक्वेशन थी ये 3 और आएगा, क्योंकि हमने इसमें एक चीज़ लगाई थी कि E इक्वल टू क्यू की जगह लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में था 4 पाई आर स्क्वेयर। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 3 भी बचता है। तो हमारी इक्वेशन बनी थी रो आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट था ना, एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो 3 था इसके अंदर, 3 था तो वो 3 रह गया था। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर अगर आप, तो ये हमारा बता रो आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बाय 3, ये आपकी कंडीशन बन जाएगी जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे ऑन द सरफेस पे। आर जो होगा आपका इस पे बराबर होगा इस आर के, ठीक है। अब इसका तीसरा जो केस है वो देखते हैं हम। तीसरे केस के अंदर मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट पी डैश, और इस पे चार्ज जो है वो क्या है, क्यू डैश, ठीक है। चार्ज जो है क्यू डैश है। तीसरे पॉइंट पर चार्ज है क्यू डैश और पॉइंट है पी, ठीक है। इस केस में क्या हुआ है, इंटरनल पॉइंट पे आर इज लेस देन आर होगा, आर आपका लेस देन आर होगा। अब एक बात बताइए मुझे कि जो चार्ज डेंसिटी होती है एक कंप्लीट है ये। अगर मैं चार्ज डेंसिटी सरफेस मान ली, अगर सरफेस पे मैं चार्ज डेंसिटी ds का निकालूं या कंप्लीटली s की चार्ज डेंसिटी निकालूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
तो वो हमेशा सेम होगी। एक छोटे से पार्ट के वॉल्यूम का निकालूं या कंप्लीटली पार्ट के वॉल्यूम का निकालूं, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस एरिया की चार्ज डेंसिटी लूँ या इस एरिया की चार्ज डेंसिटी लूँ, तो वो दोनों ही केस में हमारी सेम रहेगी, उसके अंदर हमारा कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये आर ही मान लेता हूँ मैं, एक बार के लिए आर ही मानता हूँ इसको। तो ई इसको मैं सरफेस को ds मानता हूँ, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन, क्योंकि जो चार्ज है इसके अंदर क्यू डैश का चार्ज है, तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, क्यू डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन। और यहाँ से निकलेगी जो ई की वैल्यू आएगी, ई इक्वल टू क्यू डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। ठीक है, ये है हमारी आगे वैल्यू क्यू डैश की। अब एक बात बताइए मुझे, जो रो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस कंप्लीट स्फीयर में और इसमें बराबर रहेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको आर ले रहा हूँ, अगर स्फीयर की रेडियस आर कैपिटल है तो आर यही होगी इसकी पाई आर क्यूब, यही बनेगी किसकी, इसकी। लेकिन इसके अंदर हमने अगर आर लिया है क्यू डैश में, तो यहाँ पर आप इसकी रेडियस क्या कर दो, आर क्यूब। ठीक है भाई, इसकी ये किसकी है, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसकी है, ये है स्फीयर की कंप्लीटली की। ठीक है, सॉलिड स्फीयर की। और ये किसकी है, ये इसकी। अब की बार आर हमने ये मान लिया। ठीक है, आप एग्ज़ाम में आर डैश भी लिख सकते हो इसे। तो यहाँ से अगर मैं क्यू डैश की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो क्यू डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्यू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई इससे ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इसमें अगर वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो वैल्यू आएगी आपकी ई क्यू की वैल्यू आ गई क्यू डैश की, क्यू आर क्यूब अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब। तो ये इससे कट हो जाएगा, यहाँ से कितने वैल्यू आ गई, ई इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर अपॉन में आर क्यूब। अब देखिए Q की वैल्यू क्या थी, Q की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, रो इक्वल टू क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और Q की वैल्यू आएगी रो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर मैं ये यहाँ रखूँ तो आपकी वैल्यू आएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये कट गया, ये 4 पाई गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी आई है, वैल्यू आई हमारी ई इक्वल टू, ऊपर बचा है हमारे पास रो आर अपॉन में 3, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट में 3। तो ये हमारी इंटरनल पॉइंट पे जो वैल्यू आई है, ये आर कौन सा है, ये आर ये इंटरनल। अब की बार जो हमने इंटरनल को आर मान लिया वो आपका आर है। कभी ये सोचो कि आर कंप्लीट, जब हमने इंटरनल पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस भी हमने आर ही मान लिया। आप आर डैश भी कर सकते हो अगर एग्ज़ाम में आर डैश करना है, ताकि कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए नोट कर लीजिए। आगे मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवा रहा हूँ। तो इस केस में हमारे पास एक चीज़ तो आ गई, क्लियर हो गई कि इंटरनल पे आपकी 0 नहीं आया आपकी बार, तो ग्राफ में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा आपकी बार। ग्राफ में कुछ चेंज आएगा। चेंज क्या होगा देखिए, ठीक है।
ये ग्राफ है, मान लीजिए आपकी आर है, ये आपकी आर आ गई यहाँ से। बराबर है, ठीक है। इधर से जा रहे हैं ई, इधर से गया आपका ई, और ये आपका जा रहा है इधर से आर, ये इधर से आया आपका आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखूँ तो जब आपका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होगा तो आपका बना बनेगा ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर कब बना था? जब हमने इंटरनल पॉइंट का केस किया था, जो हमारे पास रिजल्टेंट आया था वो क्या आया था? वो आर के फॉर्म में ही तो आया था। ई रिजल्टेंट जो हमारा आया था वो किसकी फॉर्म में आया था? रो आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 3। तो ये क्या था इंटरनल में? जब तक आप आर तक नहीं पहुँचते, आर के बराबर तक, मतलब यहाँ अंदर से स्टार्ट हुआ और जब तक सरफेस से नहीं पहुँचते तो आर के आप क्या होगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई। तो यहाँ से हमने क्या किया? ई जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन उसके बाद जो दोनों केस किया आपने सरफेस से लेके आगे तक, वहाँ तक क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दोनों इक्वेशन देखिए जो आपने इंटरनल पॉइंट के लिए निकाली वो क्या थी? ये थी, और सरफेस पे आगे ये हुआ और एक्सटर्नल पॉइंट पे गए तो हमारा ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मिनिमम होती गई। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इंटरनल पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो ये हमारी सरफेस तक जाकर मैक्सिमम हुई और बढ़ रही है डायरेक्टली। जितनी आपकी दूरी बढ़ रही है, जब आप अंदर से यहाँ से बाहर जा रहे हो तो बढ़ रही है, उसके बाद सरफेस पे आपकी मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर टेंड्स टू ज़ीरो, नहीं कहेंगे टेंड्स टू ज़ीरो बोल सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं हो रही, यहाँ पर जा रही है आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। एक क्लास में हम इस चैप्टर पे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे। आप तब तक के लिए अपने नोट्स बनाइए, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक क्लास में अलग से दे दूंगा जिसके अंदर सारे के सारे न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।